नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। निश्चित है कि इस आज के सेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आज का सेशन में मैंने पहले बिहार से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है उनको डालने का कोशिश किया। उसके बाद आपको देश से, उसके बाद विदेश से मिलेंगे, यानी हर एक टॉपिक का आज से सेट बना दिए। पहले रहता था कि 1 से 10 तक 14 क्वेश्चन में मिसलेनियस रहता था, कभी बिहार आ जाता था, कभी खेल आ जाता था, कभी देश आ जाता था, कभी विदेश आ जाता था। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आपको पहले राज्य आएगा, उसके बाद देश, विदेश, खेल, इस टाइप करके आएगा। आइए शुरू करते अपने पहले क्वेश्चन से। बिहार सरकार द्वारा संचालित जल जीवन हरियाली योजना में नाबार्ड ने कितने जिलों में सहायता करने के लिए मंजूरी दी है? तो नाबार्ड में बिहार के 9 जिलों में सहायता करने के लिए राशि को मंजूरी दी है। वह राशि कितनी है? तो 15 करोड़ होगी। कितनी होगी? तो 15 करोड़ होगी। और पहले से यह कितने जिलों को देती थी, यानी नाबार्ड के द्वारा बिहार के कितने जिलों को यह राशि पहले से मुहैया कराई जाती थी? तो यह बिहार के 7 जिलों को यह राशि दी जाती थी। अब 2 जिले बढ़ गए तो कुल जिलों की संख्या हो गई 9 हो गई। यह राशि उस जिले के सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, कृषि संबंधित, चूँकि नाबार्ड एक कृषि संबंधित संस्था है, तो उस जिले के कृषि के विकास के लिए जो भी वन पड़ेगा उसके लिए यह राशि दिया जाता है। अब बात चल रहा है नाबार्ड का, तो जान लेते हैं नाबार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका एमडी और सीईओ के है। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, यानी 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में है। सीवी रमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। शिव रमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हो गया आपके बिहार से, मैंने नाबार्ड से आपको इतना क्वेश्चन मिल गया। इन सभी को आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि सभी को हम मिटा देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार के कितने शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए हुआ है? तो बिहार से कुल 5 नाम को भेजा गया था। केंद्र सरकार के पास कितने नाम को शिक्षा विभाग के पास भेजा गया था? तो कुल 5 नाम को भेजा गया था, जिनमें 3 नाम को स्वीकृत मिला है। कि कितने नाम को? 3 नाम को स्वीकृत मिला है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला है। कितने? 2 पुरुष और 1 महिला, जिन्हें 5 सितंबर के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक अनिल कुमार सिंह है कैमूर के। ये कौन है? शिक्षकों का नाम जान लीजिए। अनिल कुमार सिंह कैमूर से है। कहाँ से दोस्तों? कैमूर से है। 2 नंबर में आपके हैं विजेंद्र कुमार सीतामढ़ी वाले। 3 नंबर में है गुड्डी कुमारी किशनगंज। कहाँ? किशनगंज। तो एक अनिल कुमार सिंह, विजेंद्र कुमार सिंह, गुड्डी कुमारी, इन तीनों का चयन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने लघु डॉक्यूमेंट्री बुद्ध सरिका ए लिविंग हेरिटेज का विमोचन किया है? तो यह राजेंद्र प्रसाद आलेकर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? राजेंद्र प्रसाद आलेकर के द्वारा बुद्ध सरिका ए लिविंग हेरिटेज का विमोचन किया गया। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में, उनका जन्म, मरण, उनके द्वारा जो भी प्रवचन दिया गया है, जो भी सभा किया गया है, उन सभी के बारे में इस फिल्म में दिखाया जाएगा। यह एक लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म आती है। लगभग 20 से 25 मिनट, 15 मिनट, इसी रेंज में ये सब फिल्म आती है। तो इसका विमोचन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र प्रसाद आलेकर के द्वारा किया गया है।
आइए अगले क्वेश्चन पर, बिहार स्वास्थ्य समिति ऑनलाइन इलाज करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित करेगी। तो ये बिहार स्वास्थ्य समिति ऑनलाइन इलाज करने वाले 40 डॉक्टरों को सम्मानित करेगी। आइए अगले क्वेश्चन पर, सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो यह माधुरी पटेल को, किसे पहनाया गया है दोस्तों? तो यह माधुरी पटेल को पहनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, नागपुर। अब जरा एक बात बताइएगा दोस्तों, ये नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर, और नागपुर के सांसद यानी वर्तमान में सांसद कौन है? जो बीजेपी से सांसद है, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, अपने काम के अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आप इस नागपुर के सांसद का नाम, नागपुर के सांसद का नाम, कमेंट बॉक्स में आपको जाकर इसका उत्तर देना है। जिसका भी उत्तर आएगा उसका नाम का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किस यूपीआई ने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? तो फोन पे के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? फोन पे के द्वारा। जो मोबाइल में फोन पे रहता है ना, जिससे हम लोग पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं, अब इसके द्वारा यह कंपनी आपको स्टॉक खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। क्या कर सकती है? स्टॉक खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। इसने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम है शेयर.मार्केट, शेयर.मार्केट। इस ऐप के माध्यम से यह कंपनी अब किसी का भी शेयर स्टॉक खरीद सकती है और बेच सकती है। अब बात आ रही है फ़ोन पे की, तो सब लोग फ़ोन पे चलाते हैं, सब लोग के मोबाइल में फ़ोन पे होगा आजकल। तो फ़ोन पे की शुरुआत यानी इंडिया में फ़ोन पे कब लॉन्च हुआ? तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई। फ़ोन पे की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर है, बेंगलुरु में। शुरुआत कब हुई थी फ़ोन पे की? 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अभी इसके सीईओ कौन है? तो समीर निगम है। कौन है दोस्तों? तो समीर निगम, सीईओ समीर निगम। तो फ़ोन पे की शुरुआत 2015 से हुई थी इंडिया में 2015 से हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर है, सीईओ इसके समीर निगम है। इसने अभी एक अपना ऐप लॉन्च किया है, शेयर मार्केट। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में भारत ने किस देश की टीम को हराकर फिच पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है? तो यह नल्ला पाकिस्तान को हराकर, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप 2024 के लिए क्या कर गई है? क्वालिफाई कर गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो यह डॉक्टर वसुधा गुप्ता के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर वसुधा गुप्ता के द्वारा आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला गया। आइए अगले क्वेश्चन पर, इसका दोस्तों आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जिसे ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन नाम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। पहले यह दीघा रेलवे स्टेशन था, इस स्टेशन को जाना जाता था दीघा रेलवे स्टेशन, और ग्रामीणों की मांग बहुत लंबे समय से थी कि इसका नाम रख दिया जाए दीघा गांव रेलवे स्टेशन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा दीघा गांव रेलवे स्टेशन। यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर, मोहन बगान ने किसे हराकर 23 साल बाद डुरंड कप का खिताब जीता है? तो यह ईस्ट बंगाल को हराकर 1-0 से 23 साल के बाद डुरंड कप का, किसका? डुरंड कप फुटबॉल का होता है। किसका होता है? फुटबॉल का प्रतियोगिता है। 23 साल बाद ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बगान ने यह किताब अपने नाम किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ एवं एमडी पद से
किसने इस्तीफा दिया है? तो यह उदय कोटक ने दिया है। किसने इस्तीफा दिया है? उदय कोटक ने दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और MD के पद से उदय कोटक जी ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों कल एक आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि भारत में क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह सही है कि नहीं सही है? तो मेरे ख्याल से यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, हर एक राज्य में आप देखते होइएगा, पढ़ते होइएगा, मोबाइल पर सुनते होइएगा कि हर एक साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, और राज्य में चुनाव होने से आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता कम से कम 6 महीना लगा रहता है, 3 महीना लगा रहता है, 4 महीना लगा रहता है, किसी राज्य में तो साल भर लगा रह जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि विकास का कार्य में बहुत बाधा उत्पन्न होता है। अब आचार संहिता लग जाता है, कोई नया काम नहीं शुरू हो पाता है। जो काम चल रहा है, जैसे कि कोई रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू है, आधा रोड बना है और आचार संहिता लग गया, तो वो बनना शुरू ही रहेगा। आप कोई नया काम का आप शिलान्यास नहीं कर सकते हैं, कोई नया काम का आप आधारशिला नहीं रख सकते। तो मान लीजिए कि अब आज जो काम होने वाला है और वो 6 महीने के बाद होगा, तब तक तो फिर दूसरा काम आ जाएगा। तो इससे देश के विकास में काफ़ी बाधा अवरोध उत्पन्न होता था। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह एक विधेयक लाया जाएगा जिसकी पर चर्चा चल रही है, जिसके कमेटी के मेंबर रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। विपक्ष के भी अधीर रंजन चौधरी जी को इसमें नियुक्त किया गया। हालांकि वो एक चिट्ठी देकर कहें कि हम इस पैनल का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप एक नज़रिया से सोच के देखिए कि पूरे देश में अगर लोकसभा, विधानसभा, सभी चुनाव इलेक्शन एक समय की जाएगी तो 5 साल तक हम लोग कितना निश्चिंत रहेंगे। नहीं तो अब 24 आ रहा है लोकसभा का चुनाव, 23 में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तो हर एक साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहता है और इससे काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है। चुनाव में क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है और इस खर्च का खमियाजा कहीं हमको और आपको ही भुगतना पड़ता है। वह मेरे ही और आपके ही दिए गए टैक्स के पैसा से इस खर्च को, चुनाव में इसका खर्च किया जाता है। तो मेरे नज़र में ये तो राय अच्छी है। अब आपके नज़र में क्या है तो आप तो कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।